देखिए, बीजेपी का झूठ है वो पूरे देश के सामने आ चुका है। ये दोस्ती खाली बातों की है, दिखावे की दोस्ती है। 71 के युद्ध के अंदर 1 लाख के करीब से पाकिस्तान की सैनिकों का समर्पण करवाया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश का निर्माण करवाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान और बार बार ये झूठ बोल के देश के अंदर धर्म की और जाति की ऊपर राजनीति करके हमेशा सत्ता के अंदर रहना चाह रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ है बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान के लोकप्रिय सांसद उमेधाराम बेनीवाल जी। आज हम उनसे कई नए विषयों पे बात करेंगे जो बहुत ही चर्चा में है इस वक्त। सबसे पहले बात करेंगे आज जो राहुल गांधी जी ने एटम बॉम्ब फोड़ा है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। एक मीडिया को पूरी रिपोर्ट दिखाई है। छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, बताया है कि कितनी हेरा फेरी हो रही है सर वोट में, उन्होंने सबको बताया। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या हो रहा है ये? बिल्कुल, राहुल जी ने जो बोला है एकदम सत्य बात बोली है। और जो इलेक्शन कमिश्नर की जो मतदाता सूची है उसके साथ में बहुत बड़ी हेरा फेरी हो रही है। उस हेरा फेरी की वजह से ही सत्ता पक्ष के लोग अपने पसंद के लोगों के नाम जोड़ रहे हैं और जो उनके पार्टी कैडर के समर्थक नहीं रहे हैं उनको नाम हटा दे रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा प्रूफ के साथ में ये प्रूफ किया है कि एक ही फ्लैट के अंदर 60 से 70 लोग, 80 लोग एक 1 BHK के रूम के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है। उसके साथ साथ में उन्होंने ऐसे कई एविडेंस दिए हैं, जैसे एक आदमी के 5 जगह नाम है और उसी तरीके से कई एविडेंस दिए, जैसे फादर का नाम का 0 हो गया, मकान का एड्रेस का अता पता ही नहीं है। तो इस तरीके से प्रत्येक ब्लॉक वाइज जिन्होंने पूरा डाटा दिया है और लाखों वोटों की हेराफेरी हो रही है, जो आने वाले समय में संविधान के लिए बड़ा खतरा है। और राहुल जी लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट के अंदर जो SIR का विरोध, पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष जो है वो SIR का विरोध कर रहा है, ये मुद्दा उठा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। बिल्कुल, सरकार की हठधर्मिता है और सरकार को मानना पड़ेगा। आखिर सच्चाई के सामने तो अब देर सही लेकिन मानना तो उनको पड़ेगा, क्योंकि ये अभी प्रूफ किया है, सामने सच्चाई सामने रखी है। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर हो, चाहे हरियाणा के चुनाव में हो, अभी बिहार के चुनाव के अंदर बहुत बड़ी धांधली की जा रही है। दिल्ली के चुनाव के अंदर भी काफ़ी शिकायत आई है कि चुन के जो बीजेपी मैंडेट के लोग हैं उनके वोट बढ़ा दिए गए और कांग्रेस के जो बीजेपी के विपक्ष में वोट डालने वाले कैडर हैं उनके नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटा दिए गए। तो ये बड़े लेवल के ऊपर ये घपला हुआ है और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इलेक्शन कमीशन पे और EVM पे, इन सब पे विपक्ष लगातार आरोप पहले भी लगाता रहा है। कांग्रेस ने भी कई बार बोला है कि वोट कांग्रेस को जाता है लेकिन वो उधर शिफ्ट हो जाता है। देखिए, EVM का तो वो अभी एक्सपर्टी उसमें अलग अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से तो आदमी सतर्क हैं और ध्यान रखता है पक्का। EVM जब सीज होती है, टेस्टिंग होती है, फिर उसकी सीलिंग होती है, बाद में ओपनिंग होती है, गिनती होती है, वो पूरा ध्यान रखे तो उसमें थोड़ी कम बनती है गुंजाइश। लेकिन ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि मतदाता सूची के अंदर एक आदमी के 5 जगह 10 जगह नाम है, बिना आदमी है ही नहीं और वैसे फर्जी नाम डाले हुए हैं। फर्जी बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों के नाम भी जोड़ दिए गए हैं। तो ये बड़े लेवल के ऊपर जो घपला हुआ है, ये वोट की चोरी हो रही है और बिल्कुल लोकतंत्र के साथ में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सर, आप राजस्थान से हैं और कई वक्त से वहाँ पे छात्रों का, शिक्षकों का मतलब आंदोलन चल रहा है। SI परीक्षा जो रद्द हुई थी, और वैसा ही दिल्ली में भी अभी कुछ समय से देखने को मिला कि SSC की जो परीक्षा रद्द हुई है उस पर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। शिक्षक, छात्र सब लोग सड़क पे आ चुके हैं। तो आप क्या मानते हैं कि ये सिस्टम का बड़ा फेलियर है? चेयरमैन किसी ऐसी कंपनी से मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। बिल्कुल ये जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं पे एजेंसियों के ऊपर डाउटफुल है। तो इस तरीके से ये सिस्टम अगर ठीक नहीं हुआ तो आने वाले समय में पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई के ऊपर से विश्वास ही हट जाएगा और सिर्फ धांधली और इस तरीके के जो सिस्टम जो चल रहे हैं वो बिल्कुल सिस्टम की फेलियरिटी है। और RPSC, UPSC जैसी संस्थाएं इसका शिकार होती जा रही है। SSC के अंदर भी हो रहा है, हर जगह ये जो भर्तियों के अंदर घोटाला है।
वो ठीक नहीं है, और जो उनकी मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। लेकिन राहुल गांधी जी जो है और कांग्रेस है, सबसे ज़्यादा अगर आप देश में देखें तो बेरोज़गारों की और युवाओं की जो बात करते हैं वो राहुल गांधी जी करते हैं। लेकिन एसएससी परीक्षा जो अभी रद्द हुई है उस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया उनका। चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना से सांसद, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कुछ सुनने देखिए वो उनकी जांच चल रही है गहनता से, और वो मामला कोर्ट के अंदर भी है ऐसे ही भर्ती का, और कोर्ट डिसीजन लेगा। लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले कह रही थी बार बार कि हम ऐसे ही भर्ती की जांच करवाएंगे और इसको रद्द करवाएंगे, तो अब उनको मना कौन कर रहा है? वो जांच करवाए और भर्ती रद्द करवाए, उन्हें मना कौन कर रहा है? बट जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ में जो अन्याय हुआ है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। जो सही के अंदर जो एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं उनका मान रखते हुए, जो नकली भर्ती के अंदर डमी अभ्यर्थी बन के आए हैं, चाहे पेपर लीक हुआ है, उन सबको हटाना चाहिए। उनको मना कौन कर रहा है हटाने से? जब अभी चुनाव हुए थे तो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी जो लेकर चल रही थी वो ये था कि पीओके वापस ले लेंगे। इतना बड़ा मौका मिला, कांग्रेस ने लगातार अभी ऑपरेशन सिंदूर पे जब चर्चा हुई पार्लियामेंट में तो ये बोला कि जब हाथ में था मौका पीओके लेने का तो फिर क्यों चूक गए? देखिए बीजेपी का झूठ है वो पूरे देश के सामने आ चुका है, और बार बार ये झूठ बोल के देश के अंदर धर्म की और जाति की ऊपर राजनीति करके हमेशा सत्ता के अंदर रहना चाह रहे हैं। जब सत्ता के अंदर आए थे तो उनका महंगाई मेन मुद्दा था, जो वो भटक गए, उस मुद्दे से उनका ध्यान भटका दिया और उसके धर्म के ऊपर ले आए, राम मंदिर के ऊपर आ गए, और अलग अलग जो पैतरे हैं वो देखते हैं कि अब लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार नए नए प्लान वो लेके आ रहे हैं। बेरोजगार देश के अंदर बढ़ रही है, जीडीपी देश की घट रही है, और पर हम जो तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए उनके हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन आज बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है। वो जब सत्ता के अंदर आए थे तो बोले थे डॉलर रुपये के मुकाबले बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो जब वो आए थे वो करीब 55-60 के करीब था, अभी 90 के करीब जा रहा है। तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटका कर सत्ता के अंदर रहना ये है। और वो यही कहते, गृह मंत्री जी का कई बार बयान आया कि हमने देश की सीमाओं को इतना सॉक्स कर दिया कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, लेकिन आज उस ड्रोन के माध्यम से स्मगलिंग हो रही है, हीरोइन वगैरह जो स्मगल हो रहा है, तो बड़ी मात्रा के अंदर हो रहा है, और आतंकवादी घटनाएं भी हो रही है, कभी रुकी नहीं है। लेकिन इन्होंने तो छाती ठोक के बोला था कि हम सत्ता के अंदर आए तो दुश्मन देश आंख उठा के नहीं दे सकता, लेकिन अभी जो हुआ है वो सबके सामने है। एकदम ट्रंप के कहने पे सीज फायर इन्होंने करा दिया, और वो उन्होंने 33 बार बोल दिया, लेकिन इनकी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, कि इसका सीज फायर करने के पीछे ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। ये कहने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये खाली खोखली और थोथी बातें करते हैं। वो साहस और हिम्मत तो इंदिरा गांधी के अंदर थी, तो उन्होंने 71 के युद्ध के अंदर 1 लाख के करीब से पाकिस्तान की सैनिकों का समर्पण करवाया, और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश का निर्माण करवाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, और पूरे विश्व को बता दिया कि भारत के पास एक ऐसी शक्तिशाली सेना है जैसी विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है। और उस समय कम संसाधन होते हुए भी उन्होंने पूरे भारत का देश का लोहा दुनिया के अंदर मनवाया, और एक आयरन लेडी के रूप में अपनी ताकत दिखाई थी। तो उसके सामने देखें तो अभी कुछ है ही नहीं, अब तो खाली थोथी और खोखली बातें कर रहे हैं। आज देश के पास में संसाधन भी है, आज देश की एयरफोर्स बहुत मजबूत है, आज मिसाइल युग है। पहले तो आमने सामने के युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के युद्ध है, मिसाइलों से और फाइटर से लड़े जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो सीना ठोक के पहले दिन से ही कहा गया था भाजपा की तरफ से कि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ट्रंप को भी कहा गया था कि दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दोस्ती कैसी है जिसमें 50% टैरिफ लगाने की बात हो रही है? ये दोस्ती खाली बातों की है, दिखावे की दोस्ती है, दुनिया के सामने खाली बयानबाजी करने की है, बाकी कुछ नहीं। हकीकत में अगर होता तो ऐसा नहीं होता। तो इतने जो दौरे लगे हैं विदेश, उनका कोई असर नहीं दिख रहा है? इस बार पाकिस्तान के लिए किसी ने एक शब्द नहीं बोला किसी देश ने। देखिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाओं ने बड़ा दमखम दिखाया, शौर्य और साहस दिखाया, और जब भी देश के ऊपर आफत आई है तो हमारी सेनाओं ने बहादुरी के साथ में दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। लेकिन
ये खुद बोलते हैं कि कहीं न कहीं सेना के हाथ बंधे रहते हैं और कांग्रेस पार्टी ने बंद रखे हैं, लेकिन अब साबित हो गया कि जब सेना को खुली छूट देने की बात करते हैं और किस तरीके से अमेरिका के दबाव के अंदर आकर सीज फायर करना पड़ा और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये साबित हो गया कि दबाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं और जो दिखावटे की बात है वो बिल्कुल अलग है। सत्यपाल मलिक जी की बात करूंगी, अभी उनका देहांत हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सत्यपाल जी को चरणों में नमन करता हूँ और जो बहुत ही बड़े किसान नेता थे और उन्होंने देश के लिए और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे, लेकिन उनके लास्ट ज़िंदगी के जो समय था वो बहुत ही कष्टदायी रहा, दुखदायी रहा। उनके एक ईमानदार और साफ़ सुथरी छवि के नेता के ऊपर बिल्कुल गलत आरोप लगाए, ईडी और सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। पूरी जांच खंगाल ली, लेकिन उनके पास में ईडी और सीबीआई के लायक उनके पास कुछ नहीं मिला। उसको बिल्कुल टॉर्चर किया और बहुत ही परेशान किया और जाते जाते उनको राजकीय सम्मान जो मिलना चाहिए था वो बिल्कुल न मिलने से पूरे देश के किसान कौम के अंदर बड़ा रोष है, दुख है कि राजनीति के पैमाने, सम्मान के पैमाने ही राजनीतिक से तुलना करने लगे। जो सत्ता पक्ष के पसंद के लोग हैं उनको सम्मान दिया जाएगा और जो उनके नहीं पसंद है उनके साथ में गवर्नर रहे हैं, राज्यसभा मेंबर रहे हैं, लोकसभा मेंबर रहे हैं, कोई आम नेता तो थे नहीं, उनको राज्य के सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बड़े किसान नेता थे, उन्होंने देश हित के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। जब धारा 370 वहाँ से हटी थी तब वही वहाँ के राज्यपाल थे। एक मजबूत और दबंग छवि के और साफ सुथरी छवि के नेता के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार करना, राजकीय और वो भी जाने के बाद में इस तरीके की दुर्भावना रखना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता पक्ष के अंदर रहेगा वही राजकीय सम्मान पाएगा। तो ये आने वाले समय के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके की दुर्भावना रखने से बात का लोकतंत्र कमज़ोर होगा। आपके क्षेत्र की बात करते हैं सर, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में, तो जानना चाहेंगे कि क्या क्या और सोच रखा है आगे करने का। देखिए, क्षेत्र की मुख्य समस्या है प्रदूषण की। वहाँ इंडस्ट्री, जो कपड़ा उद्योग की फैक्ट्रियाँ हैं, उनके जो गंदा पानी निकलता है उससे लूणी नदी है, वहाँ की लूणी नदी को बहुत ही उनका लेवल खतरनाक हो गया। उनके आसपास के क्षेत्र का जो पानी है वो बहुत ही दूषित हो गया है। अभी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हमारे जोधपुर और पाली के फैक्ट्रियाँ हैं, उनका पानी जो निकल कर आता है, जो जोधपुर के आसपास के कुछ गांव हैं, कुछ बालोतरा के गांव हैं, दर्जनों गांव हैं, उनके अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया है और बहुत ही जहरीला और दूषित पानी है, जिससे मवेशियों को नुकसान हुआ है। पीने के जलाशय है, जो तालाब हैं, जो पानी के मारवाड़ी में बोलते हैं टाँके हैं, कुएँ हैं, नलकूप हैं, उनके सब के अंदर गंदा पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकार कोई विशेष उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने 3 बार पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को रखा, एनजीटी के अंदर भी पत्र लिखे, राज्य सरकार को भी लिखे, लेकिन इसके ऊपर सकारात्मक और ठोस कार्रवाई अभी नहीं कर रही है। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए मैंने सरकार को बताया कि ईटीपी प्लांट लगाए, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज प्लांट लगाए, ताकि वो पानी नदी के अंदर किसी भी सूरत में नहीं छोड़े, वो पानी ट्रीट करके वापस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ ले। क्योंकि नदी के अंदर पानी छोड़ते हैं कि हमने ट्रीट करके छोड़ दिया, बहाना बनाते हैं, लेकिन पानी साफ़ सुथरा नहीं छोड़ते। इसलिए बहुत ही ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी लोगों की समस्या है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी जब 2-3 बार बड़ी सभाओं के अंदर आए थे, वहाँ बोले थे कि लूणी नदी को नर्मदा नदी से जोड़कर, नदी से नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट के अंदर इस नदी को भी हम जोड़ेंगे। और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी आम और अंगूर की खेती हम करके बताएंगे। लेकिन राजस्थान की जनता अभी मोदी जी की तरफ निगाहें उठा के देख रही है कि कब वो दिन आएंगे कि राजस्थान तो डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। लोग देख रहे हैं कि कब वो दिन आएंगे जब मारवाड़ के अंदर आम और अंगूर की खेती होगी। आम और अंगूर की खेती तो दूर गई, वहाँ पीने के पानी के बहुत लाले पड़ रहे हैं। जी, आपको अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं अपने क्षेत्र के लिए, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सहयोग मिलता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। प्रोजेक्ट को बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि मैंने ERCP की तर्ज पर WRCP के लिए मैंने 2 बार पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखी थी। जैसे ERCP की अभी घोषणा की, वैसे वेस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की घोषणा करे और माही डैम के अंदर अतिरिक्त पानी है उसका स्टोरेज करके डैम की कैपेसिटी बनाकर पश्चिम राजस्थान के लिए कैनाल परियोजना बनाए, और नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर के आपस में जोड़कर इंदिरा गांधी नहर के पीछे हरिके बांध हैं, जो बागड़ा नांगल बांध है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, और जो एडजस्टेड बांध हैं अभी वर्तमान में उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं और पानी के स्टोरेज की क्षमता बढ़ाएं, ताकि लूणी नदी के अंदर भी पर पानी नहर के रूप में ले जाया जा सकता है, और नर्मदा और इंदिरा गांधी कैनाल नहर को जोड़कर पूरे क्षेत्र के अंदर पानी की विकट समस्या को दूर किया जा सकता है। इन्होंने बात तो की कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तो लग नहीं रहा है पूरे देश को कि वो पानी रोक के इन्होंने डाला कहाँ है। जब बारिश के अंदर डैम ओवरफुल हो जाते हैं, बागड़ा नांगल हो या हरिकेश बांध की बात करें, वो और इस समय तो उनके शटर खोल रहे हैं, पानी वो जा रहा है पूरा नदी के अंदर डालना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने वो सिंधु वाला पानी रोक के कहाँ रखा है ये किसी को पता नहीं है। इनकी क्या कार्य योजना है इस पानी को रोकने की? ये खाली बातों से नहीं रुकते पानी, इनके लिए काम करना पड़ता है, बड़ी परियोजना बनानी पड़ती है। जैसे भारतमाला के तहत रोडें बनाई, ये ठीक काम हुआ है, उसी तर्ज के ऊपर नदियों को जोड़ने की इन्होंने बात तो की थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम अभी तक धरातल पे नहीं किया है। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाए, बड़ी डैम बनाए, और उसके लिए बड़ी कैनाल परियोजना बनाकर जो आने वाले समय के लिए किसानों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप किसानों की आय दुगनी करने की आप बात करते हो, लेकिन बातों से किसानों की आय दुगनी नहीं होती, तो आय दुगनी करने के लिए काम धरातल पे काम करना पड़ता है। तो किसानों की, राजस्थान की और शिक्षकों की, छात्रों की, सबकी बात हमने सर से की, और बहुत ही बेबाकी से सर ने सब जवाब दिए हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।